हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सभी बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज बेटे हम इस लेक्चर के अंदर जो कक्षा 12 का आपका छठा चैप्टर चल रहा है अवकलज के अनुप्रयोग, तो उसकी आज अंतिम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ आपका भाग एक गणित जो है, जिसके अंदर पहले 6 चैप्टर आते हैं, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग आज बात करने वाले अध्याय 6 पर जो विविध प्रश्नावली है उसका सॉल्यूशन करेंगे। और जो कुछ सीखा है हम लोगों ने उसी पर आधारित कुछ सवाल हैं। अब तक पूरे चैप्टर में हमने 2-3 टॉपिक हमने सीखे थे। एक तो राशियों के परिवर्तन की दर जो कि 6.1 में थी। दूसरा हमने पढ़ा था वर्धमान ह्रासमान वाले क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले। फिर हमने उच्चतम और निम्नतम की जो सबसे भारी भरकम एक्सरसाइज थी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिसको करने में भी कई लेक्चर लगे हैं, तो वो वाला टॉपिक क्या था। उन्हीं टॉपिक को लेकर के विविध प्रश्नावली है, 16 क्वेश्चंस हैं, इसको निपटाते हैं, क्योंकि एक एग्जाम में सवाल कहीं ना कहीं यहाँ से बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं पहले सवाल से। तो यहाँ से सब चीज़ें रिकॉल होंगी जो हमने पहले पढ़ी हैं। हमने पहले जितना भी पढ़ के आए हैं उन सब का इस्तेमाल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा अच्छे से। कह रहा सिद्ध कीजिए कि, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि fx = log x/x द्वारा प्रदत्त फलन x = e पर उच्चतम है। तो भैया उच्चतम आपको देखना या निम्नतम देखने के दो तरीके होते थे, दो परीक्षण या फिर दो विधियां हम लोग लगाते थे, जिसमें हम प्रथम अवकलन विधि की बात करते थे। ठीक है बेटा, प्रथम अवकलन विधि। और मोस्टली हम लोगों ने जो यूज़ की है वो यूज़ की है दूसरे वाली, यानी कि द्वितीय अवकलन विधि को हमने बेटा यूज़ किया है। ठीक है, और ये दोनों विधियों को बहुत सवालों के माध्यम से हमने समझा पिछले वाली एक्सरसाइज में और उसके इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें इनमें से कोई एक उठा लेंगे, क्योंकि दोनों विधियों का शुरुआती जो सोपान है, शुरुआती जो स्टेप्स हैं, शुरुआती जो पद हैं वो सेम होते हैं, है ना। लास्ट में जाके चीज़ें चेंज होती हैं। तो सबसे पहले जब इस सवाल को हम लोग हल करने जाएंगे बेटा, तो हमें एक फंक्शन जो दिया गया है fx = उसको उठा लेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। किसके सापेक्ष बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। एक मैं चौक जरा उठा ले भैया। x के सापेक्ष, ठीक है बेटा, अवकलन करने पर तो हम लोग क्या करेंगे, मैं बहुत डिटेल से नहीं जा पाऊंगा, मैं पहले ही आपको बता पा रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज को कराते समय बहुत डिटेल से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि दोबारा से आपको बताऊं कि क्या प्रथम अवकलन विधि है, क्या द्वितीय है। तो सिर्फ सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि बातें बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना। तो f' = log x/x है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना इसको भी हम लोग। तो यहाँ पर हमें इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भाग वाला सूत्र लगाना पड़ेगा कि नीचे वाले का वर्ग, ठीक है ना, नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला जो घातु और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस आता है, फिर ऊपर वाला जो घातु और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर हम f' का मान निकालेंगे इजीली, तो x गुणे log x का होता है 1/x माइनस x का 1, तो केवल log x यहाँ पर बचेगा बटे x²। ठीक है बेटा। तो यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f' = हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस log x/x²। अब देखो यहाँ पर हमें पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग fx के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए f' को 0 रखते हैं या ये कहें यहाँ पर क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए f' को 0 रखते हैं, लेकिन उसने ऑलरेडी हमें एक पॉइंट दे दिया है जिस पर हम लोग बात कर लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे इस पॉइंट पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट इसको कर लेंगे। ठीक है ना, एक बार, ताकि हम लोग f निकाल लें और फिर हम लोग द्वितीय अवकलज विधि से, अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा तो fx निम्नतम हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो fx उच्चतम हो जाएगा। तो हमें उच्चतम प्रूव करना है, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन। तो हम लोग करेंगे पुनः x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो मुझे मिलेगा एफ डबल डैश एक्स जो बराबर हो जाएगा, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ज्यों का त्यों, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, माइनस ऊपर वाला ज्यों का त्यों और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आप लोग बेटे यहाँ पे आ जाएंगे, तो एफ डबल डैश का जो मान आ जाएगा यानी कि इसके दूसरे डेरिवेटिव का, इसको ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर 1 का 0, तो माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर गुणे 1/x, ठीक है ना, और माइनस है ही है, माइनस का 2x इंटू 1 माइनस log x बटे x की घात 4। तो एफ डबल डैश एक्स अगर हम ध्यान से देखेंगे ये कट जाएगा, तो माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2x log x अपॉन x की घात 4। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं कहीं ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, आपके इस कैमरे समझ में आ रहा होगा, हाँ ठीक है। तो भैया एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3x और प्लस का 2x log x बटे x की घात 4। तो हमें किस पे चेक करना भैया, x इज इक्वल टू ई पर, तो x इज इक्वल टू ई इसमें भर दो। मज़ा ही नहीं आ रहा है चौक चलाते हुए यार, आज चौक चलाते बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। x इज इक्वल टू ई पर यानी कि एफ डबल डैश हम लोग e का मान देखते हैं कितना आ जाएगा, -3e प्लस के 2e log e बटे e की घात 4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एफ डबल डैश e बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो माइनस के 3e प्लस का 2e, log e का मान होता है 1, समझ लेंगे, log e का मान 1 होता है, याद रखें इस बात को, बटे e की घात 4। तो यहाँ पे एफ डबल डैश ई का जो मान है वो आ जाएगा माइनस का ई बटे ई की घात 4, ठीक है बेटा, माइनस का ई बटे ई की घात 4, या एक घात कर जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन ई की घात 3, जो कि 0 से छोटा है क्योंकि नेगेटिव आ रहा ना भाई, ई का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब कह देंगे एक्स इज इक्वल टू ई पर एफ एक्स उच्चतम है, ठीक है ना, एफ एक्स क्या है बेटा, उच्चतम है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बेटे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आपकी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल, ठीक है बेटा। तो दूसरे सवाल के अंदर क्या बात करनी है इसमें हम लोग अभी देखते हैं, जरा आप लोग फटाफट से इसको नोट करो। चलिए बेटा अब हम लोग बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 8वें सवाल की। किसकी सवाल की बेटा, 8वें सवाल की हम लोग बात करते हैं। तो 8वां नहीं, दूसरे सवाल की, है ना, दूसरे सवाल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या कहना जा रहा है, किसी निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज बेटा होता है जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं। और वो कौन सी दो भुजाएं इक्वल है, इस सवाल में कर दिया तो देखते हैं। उसने कहा कि किसी निश्चित आधार B, उसका आधार जो है ये B है, ये आधार की जो लेंथ है वो कितनी है, B है। कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये मेरे भाई कितनी है, ये B है, आधार इसका B दे दिया गया है। बाद समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। ये आधार नहीं घट रहा है, समझ में आ रही बात नहीं, आधार तो फिक्स है, आधार निश्चित है क्योंकि आधार नहीं बदल रहा है। उसने कहा आधार जो है वो क्या है, निश्चित है। तो जो बदल रही हैं अन्य दो भुजाएं जो कि दो बराबर होंगी, ये वाली भी मान के चलो कि इसकी भी लंबाई हमने x कह दी, इसकी लंबाई भी x कह दी, और ये घट रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमें dx बटे dt जो है यही तो दर होगी घटने की, वो हमारे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है।
और चूंकि घट रही है तो सीधी बात है माइनस में हम कंसीडर इसको करके चलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हो, यानी कि जब x इज इक्वल टू ए हो, x इज इक्वल टू क्या हो, b हो, भाई तभी तो हो जाएगा। समान भुजाएं आधार के बराबर तभी बनेंगी। तो हम लोगों को उसका क्षेत्र में कितनी तेजी से घट रहा है, यानी कि हमें डी ए बटे डी टी निकालना होगा। कितना होगा, कब, जब x इज इक्वल टू बी है, जब x इज इक्वल टू बी है तब हमें डी ए बटे डी टी निकालना होगा। ये हमें दिया गया है। बहुत इजीली आपने 6.1 में ऐसे सवाल करे थे, ये भी हो जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, हल करते समय थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। माना मैं इसका नामकरण कर लेता हूँ बेटा, इसको कह लेता हूँ मैं पी क्यू और आर, है ना। तो मैंने कहा माना पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमने कह दिया कि जो हमारी दो भुजाएं हैं पी आर इज इक्वल टू है क्यू आर के, दोनों को मैंने x सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है ना, x सेंटीमीटर बोल दिया है। ठीक है भैया। अब अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूंगा a, ठीक है, नहीं लिख देंगे, साथ ही क्षेत्रफल a है। क्षेत्रफल क्यों क्या कह दिया मैंने, a है, कैपिटल A। क्षेत्रफल को क्या कह दिया मैंने, कैपिटल A। तो जब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं तो आप सब बच्चों को पता है फॉर्मूला लगता है 1/2 आधार मतलब पी क्यू और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को हमें निकालना पड़ेगा, हमें इस आर से इस पे लंब डालना पड़ेगा यहाँ पर, पी क्यू आर, इसको मैं एस कह देता हूँ, तो यानी कि आर एस। तो अब हम लोगों को इस चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले हमें पी क्यू निकालना पड़ेगा, आर एस निकालना पड़ेगा। तो देखो अब ध्यान से देखें, बहुत आसान है। आर एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आर एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ये खास बात होती है, ठीक है नहीं, चूंकि ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूं, चूंकि जो पी क्यू है वो बी है, इसीलिए ध्यान रखना है बेटे आप लोगों को कि जो पी एस होगी, पी एस वो पी क्यू का आधा हो जाएगा, यानी कि b/2 हो जाएगा। मतलब समझे नहीं आप लोग भाई, ये पूरी है। तो ये पॉइंट जो है आपके पास में समद्विबाहु त्रिभुज में ही केवल ऐसा होता है कि सिर से जब लंब डालते हैं तो वो आधार को संधिभाजित करता है, यानी कि ये भी b/2 हो जाएगा, इधर वाला भी b/2 हो जाएगा। अब हमारे पास में कोई एक दो समकोण त्रिभुज है, किसी भी एक समकोण त्रिभुज में लेकर के हम लोग इस त्रिभुज की ऊंचाई को निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, अब अगर मैं निकालना चाहता हूं आर एस का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं भाई, अगर मैं इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, इस त्रिभुज के अंदर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, इस वाले के अंदर, दोनों में से किसी के अंदर लगा सकते हो, तो कर्ण के आधार में से आधार का स्क्वायर घटाऊंगा तो लंब का स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय को ऐसे लगाया जा सकता है, वो बराबर होगा पी आर का स्क्वायर माइनस सॉरी आर एस है ना यहाँ, माइनस पी एस का स्क्वायर। तो पी एस का स्क्वायर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे ये आर एस चाहिए। तो भैया पी आर कितना है, पी आर हमारा एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा b/2 का होल स्क्वायर, या पी एस का जो मान है वो अंडर रूट में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर/4। ठीक है जी। और p क्यों आपको पहले ही पता है b है। अब देखो अब क्या करोगे, अब क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसको फाइंड आउट करिए आप, ठीक है ना, उसको फाइंड आउट। तो होता है 1/2 आधार
आधार है हमारे पास में पी क्यू, ऊंचाई हमने अभी निकाली है आर एस, ठीक है ना, कौन सी, आर एस, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/2 आधार बी है और ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, दिस इज ए। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, ए। अब यहाँ तक का काम हो गया, यहाँ तक का काम हो गया है। अब हमें निकालना क्या है बेसिकली, हमें निकालना है कि डी ए बटे डी टी, मतलब समय के साथ इसमें कितना चेंज आ रहा है। अगर डी एक्स बटे डी टी का मान जो है वो दिया -3 सेंटीमीटर है, तो हमें ये देखना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोगों को उसको टी के सापेक्ष अवकलित करना पड़ेगा, और ये ध्यान रहे कि एक्स जो है वो टी का फलन है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं टी के सापेक्ष मैं अवकलन करूंगा, अवकलन करने पर तो यहाँ पे आ जाएगा डी ए बटे डी टी, जो कि फाइंड आउट करना है। 1/2 या b/2 तो बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/, मैंने बताया था आपको 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 4। आप लोगों को समझ में नहीं आया? अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष, वो होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, है ना। तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा चेन रूल का यूज़ करूँगा। मैंने अंदर वाले को x मान लिया, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू दिस नियम। फिर हम लोग बात करने वाले हैं चेन रूल से, दोबारा डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे बेटे किसको, कि सर एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे 4 को दोबारा अवकलन करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आके देखेंगे तो इजीली, इस बात को पहले लिखना चाहिए था वैसे, चलो कोई बात नहीं। अब हम डी ए बटे डी टी को फाइंड आउट करेंगे जब हमारे, अच्छा हाँ सुनो, अभी करेंगे, आगे अभी करेंगे। तो ये आ जाएगा b/2 1/, अंडर रूट ऑफ 2 है ही है यहाँ पे, है ना, 2 है ही यहाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे 4 इंटू, अब देखो यहाँ पे अवकलन हो जाएगा किसका, एक्स, अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं बेटा, टी के, तो यहाँ पे टी आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अंदर की तरफ टी 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, लेकिन हम लोग फिर कहेंगे कि टी थोड़ा ही है ये, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे dx बटे आ जाएगा dt, क्योंकि इसका हो जाएगा 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा अगर सही करके आप लोग लिखोगे, बस आंसर आपके सामने है, आप करो b/4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, और अंदर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, ये 2x को बाहर निकाल लो, यहाँ बचेगा 2xb, साथ में आ जाएगा dx बटे dt। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज टू तो रखना है b, क्योंकि उसने कहा है त्रिभुज की भुजाएं आधार के बराबर, तो x इज टू रखना है b, और dx बटे dt का मान अकॉर्डिंग टू दिस वो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घटना का मतलब है माइनस इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों के मान ऊपर रख देंगे, तब हम क्या कर लेंगे, तब हमारे पास जो dA बटे dt है वो आ जाएगा बेटे 2 इंटू बी बटे 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे 4, और dx बटे dt का मान -3। ठीक है जी। अब यहाँ पे तो 2 कट ही जाएगा, यह आ जाएगा बी स्क्वायर बटे, इसको सॉल्व कर लो अंदर वाले को, 2 तो है ही है, जहाँ पे 3b स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। आप चाहे एलसीएम लेके देख लो, 4b स्क्वायर में से ही घटेगा तो उतना आ जाएगा। ये -3 यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से, सही कर लो, -3b स्क्वायर बटे, देखो ये 4 है, b और 4, ये b तो एक b बाहर आ जाएगा, 2b हो जाएगा, 4 2 बन जाएगा, अंदर बचेगा √3, 2 से 2 कट जाएगा, और एक b से घात कट जाएगी, तो -3b बटे √3,
या √3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, √3 से ही नीचे कर लो, तो माइनस के 3 √3b/3, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के √3b सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगेगा? क्योंकि यह क्षेत्रफल की बात हो रखी है। ठीक है बेटा, तो यही आपके पास में इसका आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग अब बात करने वाले हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब 3 की, तीसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो कह रहा है कि ऐसे सवाल हमने काफ़ी किए थे 6.2 में, जहां हमने वर्धमान और ह्रासमान की बात की थी। तो वही इंटरवल फाइंड आउट करना है। इंटरवल फाइंड आउट करने का तरीका वही है कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, f' निकाल लेंगे, उसको 0 रख लेंगे, कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, उनको संख्या रेखा पर प्लॉट करके इंटरवल निकाल लेंगे। ठीक है, और उन इंटरवल्स के अंदर हम लोग इस फंक्शन को देख लेंगे कि ये ह्रासमान है या वर्धमान है। तो सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं बेटे? हमें इंटरवल ही ज्ञात करना है। तो हम जब सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट ही करेंगे। जो फंक्शन दिया गया है f(x), थोड़ा सा अच्छा इसमें अवकलन का आपका अभ्यास हो जाएगा। 2x माइनस के x cos x और बटे 2 प्लस cos x, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम इसे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलित करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटे जब अवकलन करेंगे तो इधर तो f' आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे भाग वाला, क्योंकि एक फलन ऊपर है एक नीचे की तरफ है, और वो क्या कहता था कि नीचे वाले का आप लोग स्क्वायर करोगे। ये फॉर्मूला होता था ना अवकलन करने का, डिफरेंशिएशन ऑफ u/v। तो सीधी बात है, नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला जो का तू, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला जो का तू, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर अवकलन के लिए, है ना। तो ऊपर इसको ऊपर ले गए जो का तू, एंड डिफरेंशिएट में करूँगा x के सापेक्ष जो ऊपर की तरफ फंक्शन रखा हुआ है 4 sin x माइनस के 2x माइनस के x cos x। बहुत ध्यान से देखना बेटा, अवकलन में ही इसकी कलाकारी है, बाकी बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अब ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज रख लेंगे, 4 sin x माइनस 2x माइनस के x cos x, है ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ जो नीचे की तरफ पोर्शन रखा है 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सवाल को एक बार अच्छे से जांच लें कि हम लोगों ने सवाल सही उतारा नहीं उतारा, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा है, कहीं माइनस प्लस का हमने अंतर ले लिया तो फिर लास्ट तक रोना पड़ जाएगा हम लोगों को। नहीं, क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा है, 4 sin x माइनस 2x माइनस का x cos x, हाँ 2 प्लस cos x, ठीक है, ओके। तो भैया इसको सॉल्व करो, अब थोड़ी सी अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाओ और थोड़ी हिम्मत लेकर के इसके अंदर जुट जाओ। ध्यान से देखो, 4 sin x का जब अवकलन करेंगे तो 4 एज इट इज हो जाएगा, sin x का अवकलन होता है cos x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x का अवकलन हो जाएगा, केवल माइनस का 2 बचेगा, फिर माइनस, इसमें क्या होगा, इसमें इसका डिफरेंशिएशन हमें जब करना होगा तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाना पड़ेगा, दो फलनों की गुणा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि मैं लगाऊंगा अभी स्टेप अगले स्टेप में। फिर यहाँ पे माइनस का 4 sin x माइनस के 2x माइनस के x cos x एज इट इज़ है, यहाँ पे 2 का 1 2 का 0 हो जाएगा और cos x का माइनस का sin x हो जाएगा, ठीक है जी। और बटे में जो चल रही है चीज़ें उनको हम ऐसे ही चलाएंगे कि 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। लाइन बड़ी टेढ़ी खींची है इस बार, चलो कोई बात नहीं, समझ लेना। तो बेटे f' जो है फाइनली अभी नहीं होगा, अभी सॉल्व करना होगा कि 2 प्लस cos x जो का तू रहेगा, अंदर क्या कार्य कम हो रहा है 4 cos x माइनस के 2 माइनस, अब यहाँ पे देखो एक मजला ब्रैकेट लगाइए आप, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, यानी कि जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे दो फंक्शंस का, तो एक को चखो बाकी को रखो वाली बात, पहला जो का तो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो का तो और पहले का अवकलन। हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ अवकलन अब आपका ठीक हो गया होगा। तो पहला जो का तो दूसरे का अवकलन हो जाएगा माइनस के sin x प्लस cos x जो का तो और पहले का अवकलन हो जाएगा 1,
बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। और यहाँ पे इस माइनस की वजह से मैं ये प्लस कर देता हूँ, बाहर साइन एक्स रखता हूँ और अंदर 4 साइन एक्स माइनस 2x और x कोस x इतना चल रहा है, और बटे में चल रहा है मेरा 2 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना सबको समझ में आ रहा है? इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? इतना आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक, ओके। और वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी किया जा सकता, तो ऊपर इस फंक्शन को थोड़ा सिंपल करके अगर हम लोग 4 साइन एक्स को जो का तो रखें, इसमें से हम कॉमन निकाल लें x, तो अंदर बचेगा 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, बटे 2 प्लस कॉस एक्स। अब देखो अगर मैं इसको अलग अलग करूँगा तो बेटे ये मेरे हिसाब से अवकलन आसान हो जाएगा इसका। अब यहाँ तक ले आए तो आगे चलो यार लेकर के इसको, या नहीं? इससे और अभी इसमें काम बाकी है बेटा, आप परेशान हो जाओगे। तो बेहतर है कि इस फंक्शन को जैसे मैंने ये ब्रेक किया, यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, 4 साइन एक्स को जोगा तू रखा और इसमें से इन दोनों में से मैंने माइनस का एक्स कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा 2 प्लस कोस 2x। देखो नीचे 2 प्लस कोस 2x, ये दोनों चीज़ें सेम हो गई। तो इसको अगर हम लोग अब अलग अलग करें तो 4 साइन एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स, देखो इसका अवकलन कितना आसान हो जाएगा। माइनस का यहाँ पे बचेगा 2 प्लस, नहीं एक्स बाहर रहेगा, 2 प्लस कोस एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स। और ये देखो जो मुझे परेशान कर रहा था उससे मैंने काट दिया। अब देखो सुनो, अब देखो सुनो, क्यों इतनी मेहनत करें हम लोग, हम क्यों इतनी मेहनत करें, है ना? हम इतनी मेहनत क्यों करें? तो ये फंक्शन जो है सिंपली बन जाएगा 4 साइन एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स और केवल माइनस का एक्स। देखो डिफरेंशिएशन कितना आसान हो जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे को मिल जाएगी। मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा बेटा, किसको करूंगा, 4 साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स, और डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं अलग से इस एक्स को, इजी हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इजिकल, अब तक तो सवाल हो भी जाता अगर पहले दिमाग लगा लिया होता। इसमें फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी इस्तेमाल किया था कि नीचे वाले का हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे और नीचे वाले को जोगा तू रख लेंगे, ज़्यादा काम नहीं होगा, पहले बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम ऊपर वाले पोर्शन को, 4 साइन एक्स को, ठीक है ना, 4 साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस आ जाएगा। इस बार 4 साइन एक्स को हम लोग जोगा तू रखेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा 2 प्लस कोस एक्स को, और माइनस का 1 आपका साथ साथ चलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस कोस एक्स, ठीक है। यहाँ पर 4 एज इट इज हो जाएगा, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, माइनस 4 साइन एक्स, और ध्यान से देखो 2 का 0 कोस एक्स का हो गया, साइन एक्स फिर से वो भी माइनस का, तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे सर, और बटे में के आ जाएगा मेरे भाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ना, अगर 4 कॉस एक्स को मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास बचेगा 2 प्लस कॉस एक्स, ये तो बाहर ही आ गया, और प्लस साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, ठीक है। और क्या कर दिया मैंने 4 cos x कहाँ से कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ तो साइन साइन है, cos x थोड़ा ही ना है, यहाँ पे कॉमन कैसे निकल जाएगा यार।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस के कॉस एक्स की मल्टीप्लाई करो अंदर पहले आप, 4 दूनी 8 कॉस एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स बटे, यहाँ पे -1 चल रहा है, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। तो एफ डैश एक्स के अंदर आप ध्यान से देखें अगर, तो 8 कॉस एक्स तो है ही है, प्लस देखो इसमें से मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अभी भी हमारा अच्छी फॉर्म में नहीं है। देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की पहली सर्वसमीका होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 कोस एक्स प्लस 4 बटे 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर -1। अब इधर की तरफ हम लोग काम करेंगे इतने वाले पोर्शन के अंदर। तो मेरा जो एफ डैश एक्स है फाइनली वो आ के जाएगा मेरे भाई, वो आ क्या जाएगा ठीक है, वो क्या आ जाएगा एक मिनट भैया पानी पी ले थोड़ा सा ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा खा यहां तक हम ले आए थे इसको, ठीक है ना। अब इसके बाद कोई चारा नहीं बचता, हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये 8 cos x प्लस 4, 8 cos x प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस, मैंने करा क्या, क्या आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, मैंने सिर्फ एलसीएम ले लिया। यहां पे आ जाएगा मेरा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये जाएगा 8 cos x प्लस 4 माइनस, फॉर्मूला खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab 4 cos x बेटे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स जो हमें देगा एफ डैश एक्स 8 cos x प्लस 4 -4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 4 कोस एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखो, 8 कोस स्क्वायर एक्स में से 4 घटेंगे तो 4 बच जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बटे 2 प्लस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या एफ डैश एक्स, यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स यहाँ से मैं कॉस एक्स को कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा 4 माइनस कोस एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। अब इंटरवल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंटरवल निकालने के लिए हम लोग इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है ना। और देखो चाहो तो वो काम कर लो, यहां पर थोड़ा सा अगर आप विचार करोगे तो आप यहां से डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो कि क्या अंतराल होगा, ठीक है ना, कि क्या अंतराल होगा, आप डायरेक्ट ये भी चीज देख सकते हो, ठीक है। देखो उसने क्या कहा है, हमें चेक करना है वर्धमान और ह्रासमान। तो आप लोग अगर यहीं से प्रथम अवकलज विधि से इसको चेक करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं। अब इस पे देखो, ध्यान से देखो, इस पे विचार करो, इस पे 4 माइनस के कोस एक्स, अच्छा कोस एक्स जो होता है, ध्यान दें, कोस एक्स इसकी वैल्यू हमेशा -1 है ना, -1 और 1 के बीच की होती है। तो आप थोड़ा सा अगर सोचें, ये ब्रैकेट जो है 4 माइनस के कोस एक्स वाला,
भाई 4 में से कोई चीज घटेगी वो भी 1 से छोटी, है ना, इस रेंज की, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। हमारे पास में 4 माइनस के cos x जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, और साथ में जो 2 प्लस cos x है वो भी पॉजिटिव रहेगा। मतलब इनके चिन्ह के बारे में हमें कोई डाउट नहीं है, इस वाले चिन्ह के बारे में हमें कोई डाउट नहीं है, इसके और इसके चिन्ह के बारे में। सिर्फ cos x को हमें देखना है। किसको देखना है? cos x को हमें देखना है। जरा मैं इधर से थोड़ा रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको अंतराल ज्ञात करके दिखा दूंगा। ये वाली चीज आप नोट कर ही लोगे। तो बेटा ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे ना, है ना। तो सारी की सारी बात आती है इस cos x पर, है ना, ये cos x पर। तो हम इसके बारे में ही बात करते हैं। नंबर 1 देखो, f डैश x अगर हमारे पास में नेगेटिव होता है, ध्यान से सुनना, f डैश x अगर हमारे पास में, आप पहले पॉजिटिव की बात कर लो, f डैश x अगर पॉजिटिव होता है, यानी कहने की बात है कि cos x की वैल्यू पॉजिटिव होनी जरूरी है। भाई देखो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो ये पूरा का पूरा ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, अब इस पे डिपेंड कर रहा है, इसी के बारे में बात करेंगे हम। तो fx का जो चिन्ह है वो डिपेंड करता है cos x पर। अब मेरी बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि cos x इस चतुर्थांश के अंदर 0 π/2, फिर यहाँ पर 2 पाई, अरे नहीं यहाँ पे पाई, यहाँ 3 π/2 और यहाँ पर 2 पाई, इस बीच में कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है बेटे? यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। यानी कि हमें जो इंटरवल मिलेगा, x का जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा कहाँ से, कहाँ से? ओपन इंटरवल 0 से π/2 और साथ ही साथ कोमा, कोमा एक इंटरवल हो रह जाएगा ये वाला 3 π/2 से 2 पाई के बीच में एक इंटरवल आपका ये आ जाएगा। और इस केस में ये अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो इस केस में जब पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन वर्धमान है, यानी ठीक है ना, अंतराल हम लिख देंगे, ये दोनों चीजें साथ साथ हो गई। इस अंतराल में fx क्या हो जाएगा? वर्धमान होगा। कैसा होगा? वर्धमान है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन हम लोग देख रहे हैं हरासमान। हरासमान के लिए क्या बात होगी बेटे कि f डैश x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाएगी। इसका मतलब cos x 0 से छोटा, और cos x 0 से छोटा कहाँ होता है? केवल और केवल थर्ड में होता है, इस वाले थर्ड चतुर्थांश में। तो इसका मतलब तब हमारे पास एक अंतराल मिलेगा हमें जहां पर ये माइनस में होता है, ठीक है ना। और वो अंतराल होता है cos x कहाँ जब होगा? पाई से ओपन इंटरवल 3 π/2 के बीच में। तो इस अंतराल में फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? तब अंतराल में फलन जो हो जाएगा वो हरासमान वाला फलन हो जाएगा। हरासमान वाला फलन, हरासमान है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बड़ा सिंपल वे से समझ में आ गया होगा। यहां से आप अगर इसको अपने पुराने ट्रेडिशनल तरीके से करने जाओगे तो बेटे थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस होगी, और यहां से मुझे लग रहा बेस्ट है, क्योंकि हमें तो इसी पे चिन्ह डिसाइड करना, वो इससे पता चल जाएगा पहली कंडीशन के हिसाब से कि अगर हम देखना चाहते हैं वर्धमान है तो ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होगा तो हमारे पास इंटरवल ये मिल जाएंगे। और अगर दूसरे में हमें हरासमान देखना है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, f डैश x नेगेटिव होगा तो इंटरवल ये मिल जाएगा। तो दैट्स वेरी सिंपल, है ना। तो बेटे हम लोग अब बात करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर है 4th। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4th की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटे 7 नहीं है, ये नई किताबों में 7 है, लेकिन हमारा नई किताबों में ये 4 है, पुरानी किताबों में ये 7 है। तो अंतराल ज्ञात करो कि अगर ये फंक्शन f(x) = x3 जहाँ x 0 के बराबर नहीं है, वर्धमान और ह्रासमान है, तो बहुत इजीली करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले f(x) में, सॉरी fx में x3 + 1/x3 हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो f(x) कितना निकल के आ जाएगा बेटा? आ जाएगा 3x², और डिफ्रेंशिएशन इसका कैसे करना होगा? x3 लिख देंगे। तो f(x) = आ जाएगा 3x² + -3 और x3 -3 -1। तो f(x) का मान आ जाएगा बेटा 3x² - 3/x4, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा अगर सही करना चाहो तो f(x) = आ जाएगा 3 कॉमन निकालो, x² - 1/x4, ये आ गया। अब देखो यहाँ से इंटरवल चाहो तो आप 0 भर करके निकाल लो,
अंतराल ज्ञात करने ना हमें, जहाँ वर्धमान और ह्रासमान वाली बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, या तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 भर के निकाल लो और देख लेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आप 0 भर लो तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x⁴ बराबर 0, या एक्स स्क्वायर बराबर 1/x⁴ या x⁶ बराबर 1। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा x⁻2 बराबर 1। तो देखो घनमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो x⁻2 का मान 1 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, x⁻2 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा x की वैल्यू एक तो +1 एक -1। अंतराल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, इधर -∞, इधर का प्लस का ∞, और बेटा यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ -1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो संभावित अंतराल हैं वो बनेंगे -∞ और -1, और फिर बन जाएगा -1 और 1 और एक 1 और ∞। तो बस इन तीनों अंतरालों में आपको देखना है कि कहाँ का फलन वर्धमान है, फिर बता देना कि इसमें वर्धमान है और इसमें ह्रासमान है। तो सबसे पहले -1 ∞, -∞ -1 में देखते हैं। में अगर हम देखते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है, एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसे आता है, आप इधर से कोई वैल्यू भरो, जैसे कि हमने इधर से कोई वैल्यू -2 भर ली। क्या भर ली, -2। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो -2 भरेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो चाहो आप करके देख लो, -2 अगर भर के देखना चाहते हो तो 3 इंटू यह आ जाएगा हमारे पास में 4 - 1/16। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, देख लो ना, 16 दूनी 16 चौक 64 में से 63/16 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मैं इस अंतराल में जो एफ डैश एक्स है वो बेटे पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब अतः पॉजिटिव, यानी कि एफ एक्स क्या है, वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है। तो हमें वर्धमान का एक इंटरवल मिल गया है। अब हम दूसरे इंटरवल की बात करते हैं, जैसे -1 और 1 में। इस बीच से आप कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो, है ना। देखो इसमें एफ डैश 0 भर के देख लो, 0 तो भरेंगे नहीं, 0 क्योंकि बराबर है ही नहीं ना एक्स के, तो कुछ और भर लो। इस बीच से 1/2 भर लो। क्या भर लो, 1/2। भाई 1/2 तो हो ही सकती है ना, 1/2। तो जब 1/2 भर के देखेंगे, यहाँ देख लो भर के 1/2, तो आ जाएगा आपके पास में एफ डैश 1/2 का मान निकाल के देख लो, है ना। 3 इंटू 1/4 माइनस 1/16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा। देखो 16 ये नेगेटिव आएगा। जब हम इस अंतराल में से कोई वैल्यू रखेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आप खुद देख लेना नेगेटिव आएगी, मतलब एफ एक्स जो है वो ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान है। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं 1 और इन्फिनिटी की, तो इसमें हम लोग देखें तो एफ डैश एक्स जब आप इधर से कोई वैल्यू रखोगे तो पक्का पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और हमेशा यहाँ पर एफ एक्स जो है वो वर्धमान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है नहीं। तो अगर आंसर दें, पहला आंसर दें, वर्धमान के लिए अंतराल, वर्धमान के लिए वो पूछा अंतराल, तो कौन कौन से अंतराल होंगे बेटा, जहाँ जहाँ वर्धमान है हमारा, जैसे -∞, -1 और 1 दूसरी बात, या आंसर में आप यूनियन करके भी दिखा सकते हो। दूसरी बात बेटा, जो दूसरा था ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए अंतराल आ जाएगा, एक है केवल वो -1 से 1, तो आपके पास में ओपन इंटरवल में है। ठीक है ना। तो आप आंसर सीट में इन्होंने शायद इस फॉर्म में ना दे रखा हो, लेकिन बेस्ट तरीका तो इंटरवल में देने का ही है भाई। ठीक है जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कौन से की, हाँ उन्होंने अंतराल में नहीं दे रखा, उन्होंने दे रखा है कि भैया -1 से छोटा इधर वाला, -1 से छोटे का मतलब इधर का, और -1 से 1 से बड़ा वाला इधर की तरफ का। ये एक्स की वैल्यू जब -1 से छोटी होती है, एक्स की वैल्यू जब -1 से बड़ी होती है, और जब एक्स की वैल्यू 1 - और 1 के बीच की होती है। तो उन्होंने आंसर दिया है पीछे कि इसमें
और इसमें तो वर्धमान है और इसमें ह्रासमान है। तो ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे करके लिख दो, तब भी आपत्ति कुछ नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब हम बेटे बात करते हैं सवाल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। आप ज़रा फटाफट इसको नोट करें। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो बात होनी है, ठीक है ना, देखिए अच्छा सवाल है। कह रहा है कि हमारे पास में कि एक दीर्घवृत्त है ना, दीर्घवृत्त की रचना आपको पता है, क्लास 11 में बच्चों ने पढ़ा था, कॉनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद, उसके अंदर आपने दीर्घवृत्त पढ़ा है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है। कह रहा है एक्स स्क्वायर एक दीर्घवृत्त हम लोग बना लेते हैं, सपोज ऐसा दीर्घवृत्त होता है, बिल्कुल ठीक बात है, ओके। और जब दीर्घवृत्त का समीकरण हमें दिया है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो याद रखें, अगर ये हमारा मूल बिंदु है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा ये कहलाती है दीर्घअक्ष, जिसकी लंबाई 2a होती है और a इधर की तरफ और a ही इधर की तरफ, तो ये मिलकर के 2a बन जाता है। इसको चाहे तो आप पॉइंट कुछ भी कह लें, जैसे हमने a कह दिया, यहाँ पर a डैश कह दिया, ठीक है ना, और ऊपर वाले पॉइंट को सपोज कर लो b कह दिया और नीचे वाले को हमने b डैश कह दिया। और जो दीर्घअक्ष होता है लघु, ये दूसरा हिस्सा जो होता है वो लघु अक्ष का होता है, और ये वाली लेंथ हमारी b होती है, ये वाली हमारी b होती है, तो ये टोटल 2b हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल महत्तम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल, ये गलती से डबल रिपीट हो गया, ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष, किसका शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष का जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष है, दीर्घअक्ष का एक सिरा है, दीर्घअक्ष ये है, दीर्घअक्ष का एक सिरा ये है, तो सपोज कर लो त्रिभुज की कुछ फिर इस तरीके से बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अभी के लिए मैं ये ए बी हटा दे रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए दीर्घअक्ष कितना होता है, लघु अक्ष कितना होता है, तो इस तरीके से हमने ये बात करी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है जी आपके पास में। तो अब एक बात सुनो मेरी, शायद वो बात आपको 11th में नहीं बताई या जो भी है, ध्यान रहे कि अगर हमारे पास में, इस बात को कहीं नोट करके लिख लें आप, है ना, कि अगर मैं समझा देता हूं चलिए आपको, कि अगर ये दीर्घअक्ष है, ये सॉरी दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त की परिधि पर अगर कभी भी कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं, उसको हम पारचाल बिंदु भी बोलते हैं, आज के बाद याद रखें, वो बिंदु हमेशा लिया जाता है a cos थीटा, ध्यान रहेगा इसको बहुत ध्यान से, b sin थीटा, ये हमेशा याद रखना है। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, मतलब आप कहीं भी इस पर एक पॉइंट लेंगे तो ये थीटा वेरी करेगा ना, इस तरीके से, ऐसे ऐसे वेरी करेगा, तो जैसे थीटा बदलेगा ये पॉइंट भी बदलेगा। तो मेरा कहने का मतलब मेन ये है कि अगर हम किसी भी दीर्घवृत्त के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेते हैं, तो उस पॉइंट को हमेशा a cos थीटा b sin थीटा लेंगे, जहां पर a क्या है, दीर्घअक्ष की, अर्ध दीर्घअक्ष की लंबाई है, आधा दीर्घअक्ष है, b क्या है, आधा लघु अक्ष है, ये वाला। कहोगे सर कैसे ये पॉइंट बना, देखो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आप मुझे बताइएगा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस अगर आप ट्रायंगल के हिसाब से देखोगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, ये वाली डिस्टेंस हमेशा ही b sin थीटा होगी, b sin थीटा, और इतनी सी ये डिस्टेंस जो होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली a cos थीटा होगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे थोड़ा बहुत तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे थोड़ा बहुत तो खुद से आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतनी बात ध्यान रखेंगे कि हमें कभी भी कोई पॉइंट लेना होगा दीर्घवृत्त के ऊपर, तो उसको a cos थीटा b sin थीटा हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना, जब मैं इसको हल करूंगा, माना दीर्घवृत्त पर
एक बिंदु हमने जो कंसीडर किया है, एक बिंदु, ठीक है ना, एक बिंदु, इस पॉइंट को कुछ कह लेते हैं हम लोग, इसको P कह लेते हैं, P, और इस वाले को मैं Q कह लेता हूँ, और इस वाले को, ये A है ही है ऑलरेडी, तो हम P पॉइंट को कह लेते हैं हमारे पास A cos थीटा कोमा B sin थीटा है। इसमें कोई ये नहीं पूछेगा ऐसा क्यों लिया, ये लिया जा सकता है, ये हमेशा, ये तो आप इसको मान के चलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और जहां पर आपको पता है A जो है वो अर्ध दीर्घ अक्ष है, B जो है वो अर्ध लघु अक्ष है, आदि, ठीक है। तो अगर हम इस क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो हमें दो चीजें चाहिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आधार गुना ऊंचाई, तो उसका आधार अगर मैं इधर से देखूं तो पी क्यू, तो उसको आधार हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा बेटे, आधार के तरीके से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन और अगर इसको देखा जाए, इस पॉइंट को अगर हम लोग पी क्यू आर, इसको एस ना, इसको एस कह लें, पी क्यू हो गया ना, पी क्यू आर तो आया नहीं ना कि इसमें, तो पी क्यू हमने इसको कह दिया आर यहाँ पर, तो जो आर ए हो जाएगी, आर ए होगी बेटे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई मान ली जाएगी, और फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम अपना उच्चतम निम्नतम वाले जो तरीके हैं उस पर काम कर सकते हैं। तो देखो अब ध्यान से देखना, जब हमने इस पॉइंट को मेरे भाई A cos थीटा कोमा B sin थीटा कह दिया, तो बेटे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ सकती, यहाँ तक की मैं लिखता हूं, जो पी आर होगी वो हमारे पास में सीधी सी बात है यार, ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो B sin थीटा होगी, कितनी होगी, B sin थीटा। भाई कोई पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, यहां पर कोई पॉइंट है 3,4, तो ये 4 क्या है, व्हाट इज दिस, ये 4 यही तो डिस्टेंस है, तो हम भी तो ये कह रहे हैं, ये B cos थीटा क्या है, ये B cos थीटा ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। और मेरे भाई ध्यान से देखना, जो क्यू, जो ओ आर है, ओ आर का मतलब ये वाली डिस्टेंस, वो ए cos थीटा हो जाएगी, ए cos थीटा हो जाएगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, ए cos थीटा हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मैं देखूं, हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए ए आर हमें चाहिए, तब हम लोग ये बात कर सकते हैं, जो ए आर है, ए आर जो होगी वो ओ ए माइनस ओ आर होगी, इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई, ये ओ ए पूरी की पूरी यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसमें से मैं ये शुरू की घटा दूंगा तो लास्ट वाली बच जाएगी ना, इस पूरी डिस्टेंस में से मैं ये वाली डिस्टेंस हटा दूंगा तो ये वाली बच रही है ना, ठीक है ना, तो ये मुझे चाहिए, तो भैया ये आ जाएगी हमारे पास में कितना, ओ ए कितना है, ए माइनस का ओ आर हमने निकाला ए cos थीटा, ठीक है जी। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं कह लेता हूं, ए मैंने इस्तेमाल कर लिया, एस कह लेता हूं, वो होगा लंबाई, सॉरी वो होगा आधार गुणा ऊंचाई, आधार का मतलब है पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय आपके पास में ए आर, ठीक है ना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल देख रहा हूं मैं, जिसमें मैं इसको आधार कह रहा हूं, इसको ऊंचाई कह रहा हूं, तो S बराबर आ जाएगा, पी क्यू क्या होता है, वो 2PR के बराबर होगा, भाई सीधी बात है, ये पी क्यू में पूरा अगर देखें तो ये आधा मध्य बिंदु तो होगा, जितना ये, अगर ये 2 है तो 2 ये भी तो होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा 4, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे आधार को निकालने के लिए पी आर का डबल कर देंगे, इंटू ए आर हम लोगों ने निकाल ही लिया है अभी, अब रखते हैं S इज इक्वल टू 2P क्यू कितना है, पी आर कितना है, B sin थीटा, और ए आर कितना है बेटा, ये है हमारे पास में a माइनस के a cos थीटा, तो S इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2AB, चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया आप लोगों को, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और सिंपल अगर करें, 2AB को जो तू रख लो, साइन थीटा तो अच्छा लिख रहा है, मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा सिंपल कर लो, नहीं तो गुणा वाला जब अवकलन करेंगे तो दिक्कत आएगी,
है ना, फिर हमें गुणा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, इसके अंदर दो फलन गुणा में है, तो इसको एक ही बना लेते हैं। उसके लिए क्या करो, 1/2 2 से भाग कर दो, 2 से ही गुणा कर दो, उससे आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिमाग में आएगा और वो आपको दिखेगा 2ab इंटू साइन थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा। बिल्कुल ठीक बात है, ओके। अब इसका अब अपना आप वो जो अवकलन की जो विधि थी उच्चतम और निम्नतम के लिए वो लगा दो। हमारा एक फंक्शन बन गया थीटा के रेस्पेक्ट में, हम लोग करते हैं यहाँ पे थीटा के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं। तो जब अवकलन करेंगे तो डी एस बटे डी थीटा का जो मान हम लोग निकालेंगे, 2ab को तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा अवकलन माइनस 1/2 तो है ही है, साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, लेकिन चेन रूल से 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो मेरे बेटे यहाँ से डी एस बटे डी थीटा का जो मान है वो 2ab इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर है? इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बना लो, क्योंकि ये हमारा प्रथम अवकलन वाली टेक्निक हो गई। फिर जब हम लोग बेटे रखेंगे, पुट कर लेंगे हम लोग, यानी कि रख लेंगे, भाई पॉइंट निकालना है तो डी एस बटे डी थीटा को हम लोग 0 रख लेंगे, तो उसको यहाँ देख लेंगे, तो यानी कि ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो 2ab इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा हमारे पास में। ठीक है, या हम इसको थोड़ा अगर सही लिखें तो कॉस 2 थीटा को उधर रख लो एंड कॉस थीटा यहाँ पे ले आओ। अब देखो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस, ठीक है ना, 2 पाई माइनस थीटा। मना कर देगा कोई, भाई आपको कोस से कोस हटाना है तभी तो वैल्यू निकली, कोई एक त्रिकोणमितीय समीकरण बन गई है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ से कोस हटाएंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू, तो भाई देखो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में कॉस थीटा है, तो 2 थीटा बराबर थीटा आ जाएगा, तो मामला कुछ बनेगा ही नहीं, है ना। और ये गलत भी है इस तरीके से, तो हम लोग देखेंगे, हमें पता है कि कॉस 2 थीटा जो का 2 है, और कॉस थीटा को लिखा जा सकता है कॉस 2 थीटा माइनस का थीटा। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, या फिर आप 3 थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 पाई, तो थीटा का मान आ जाएगा 2 पाई बाई 3, थीटा का मान कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है भैया, थीटा का मान कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, हमारा पॉइंट आ गया। अब आप एक काम करें, पॉइंट तो हमारा निकल गया जो भी है, अब तो काम फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले आप चेक कर लो कि क्षेत्रफल हमारा जो है वो कैसा होना चाहिए, अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम यानी कि उच्चतम होना चाहिए। तो पहले हम लोग समीकरण 1 का क्या कर लेते हैं बेटा, समीकरण 1 का क्या कर लेते हैं बताइए, अवकलन दोबारा से कर लेते हैं। तो समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर तो मेरे को क्या मिल रहा है बेटा, मेरे को मिल रहा है कि d2s ओवर डी थीटा का स्क्वायर बराबर 2ab जो का तू रहेगा, 2ab जो का तू रहेगा, और यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा फिर से हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा। ये अवकलन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि मैं इसका अवकलन यहाँ पर कैसा, क्योंकि अवकलन का चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया, इतनी तेजी से अवकलन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप लोग समझ के अभी करें, आपके लिए समय पर्याप्त है, लेकिन अवकलन को ना समझे आप इन सवालों को कर नहीं पाओगे। तो अवकलन, इसका अवकलन मैंने ये लिखा है, ये आपको समझ में एकदम से आना चाहिए, साइन थीटा का माइनस के, सॉरी कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हम इसमें क्या करें कि हम लोग d2s ओवर डी थीटा का स्क्वायर जो है, हम लोग जब थीटा का मान हमारा 2 पाई बाई 3 है, तब देखें तो वैल्यू कैसी बनेगी, तो 2ab माइनस का साइन 2 पाई बाई 3
प्लस 2 साइन 4π/3। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको खेल थोड़ा सा ये। तो जो d2s/d थीटा का स्क्वायर है x इज इक्वल टू 2π/3 पर क्या वैल्यू देगा? तो हमारे पास 2ab तो है ही है। देखो माइनस बाहर निकाल लो चाहो तो, माइनस नहीं, माइनस, हाँ माइनस निकाला जा सकता है। ठीक है, या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन पाई/2 120 का वैल्यू होता है √3/2, क्योंकि हम लिखेंगे कॉस साइन 60 का कितना होता है √3/2। तो आपके पास में यह आ जाएगा माइनस के √3/2, फिर प्लस 2 इंटू साइन 4π/3। तो 4π का मतलब हो गया, 4π/3 का मतलब हो गया 6 24 है ना। तो हम इसको लिखें अगर साइन 4π/, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, है ना, साइन 4π/3 का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो आ जाएगा साइन आपके पास में 2π माइनस 2π पाई 2π का मतलब 360 में से π/3। देखना जरा, 2π माइनस 2π/3। देखो तो हाँ देखो 3 दूनी 6 में से जाके 4, हाँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2π माइनस, तो माइनस का आ जाएगा साइन 2π/3, और 2π/3 का मान आपको पता है √3/2 होगा प्लस का। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 इंटू √3/2 आ जाएगी, वो भी कैसी, माइनस की। आप देख पा रहे हैं, सीधी सीधी बात है। इसको थोड़ा सा और करके लिखोगे आप सही, तो आप ये देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2π/3 पर ये जो है वो 0 से छोटा बन रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो नेगेटिव मेरे भाई, अंदर का पूरा क्वांटिटी नेगेटिव है। देखो माइनस माइनस तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2π/3 पर s क्या है, क्षेत्रफल है, वो क्या है, महत्तम है। लेकिन हमें कहा है कि उसने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो भैया मैं इस चित्र को रफ करने जा रहा हूं, क्योंकि इस चित्र में अब कुछ बाकी नहीं है समझाने का। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो s का मान कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास PQ, यहां पे आ जाओ, यहां पे s का मान जो हमने निकाला था वो ये वाला आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। s इज इक्वल टू, क्योंकि ये s इज इक्वल टू तो था, ये 2ab इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाला आप लोगों ने अभी 2π/3 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 2π/3, ठीक है। या आप यहाँ पे 2π/3 से फिर कंफ्यूज हो जाओगे वैल्यू निकालने में। आप चाहो तो यहीं पर रख लो, s इज इक्वल टू हमें पता है कि भैया 2ab ये वाला भाई, s किसी से निकालो जहां आपको सरल पड़ता हो। साइन 2π/3 माइनस साइन 2π/3 एंड कॉस 2π/3। इससे क्या होगा कि वैल्यू निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 2ab का जो मान है, cos 2π/3 का मान कितना होता है, अभी निकाला है √3/2, माइनस इसकी वैल्यू होती है √3/2 इंटू 1/2, वो भी माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 2ab इंटू, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 2√3 प्लस √3/4, या फिर 2ab और 3√3/4, ये कट जाएगा 2 बारी, तो ab क्या जाएगा 3ab√3/2 वर्ग, जो भी होगा वर्ग इकाई, है ना आपके पास में। तो इसका जो आंसर बनेगा बेटा वो क्षेत्र बनेगा 3ab, ठीक है। 3√3/4 आ रहा है बेटा, 4, तो ये 2 हमारे से काम मिस हो गया। फिर हम लोगों ने कौन सी मिस्टेक कर दी भैया, 1/4
2ab कहाँ रखा था हमने, यहाँ पे 2ab साइन 2π/3 माइनस के साइन इतना, तो ये 4 आ रहा है। अच्छा नीचे आ रहा है 4, आंसर में कितना आ रहा है बेटा, नीचे आपको मिल रहा है 4। तो कहाँ हमने 4 छोड़ दिया मेरे भाई, हमने कहाँ पर 4 छोड़ा है? चलिए देखते हैं, अभी वेट करो, देख लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको भी। बिल्कुल भाई, शुरुआत से ही गलत कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला ही हमने गलत लगाया, 4 आएगा ही आएगा। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो ये 2 कहीं आएगा ही नहीं आगे, ये 2 कहीं पर भी आएगा ही नहीं आगे मेरे भाई, इस 2 का कोई काम ही नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं था जब हमने पॉइंट निकाला था। तो यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम इसका निकाल, तो ये भी 2 नहीं होगा, ये भी 2 नहीं होगा, तो फिर ये 2 कटेगा भी नहीं यहाँ से, तो ये 4 का 4 ही बना रहेगा, और आपके आंसर में भी 4 आया हुआ है। ठीक है भैया, चलिए तो आप निपटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। कितना नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं अब। तो अच्छे सवाल हैं ये सवाल आपको करने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इनको देख करके समझना चाहिए कि क्या बात है, क्योंकि बहुत गहरी समझ ये आपकी बना देंगे इस चैप्टर को लेकर के। चलिए सॉरी भैया, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दो। कह रहा आयताकार आधार व आयताकार दीवार की 2 सेंटीमीटर गहरी और 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की एक वीमा बिना ढक्कन वाली एक टंकी का निर्माण करना है, ठीक है, टंकी बनानी है, ओके। फिर कह रहा भाई साहब, यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए प्रति मीटर स्क्वायर 70 रुपये और दीवारों के लिए 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, खर्चा आता है, वह होता है, तो निम्नतम खर्च से बनी टंकी की लागत हमें बतानी है। इस बात को समझिएगा कि फर्श के 1 वर्ग मीटर को बनाने के लिए वो 70 रुपये ले रहा है, दीवार के 1 वर्ग मीटर को बनाने के लिए वो 45 रुपये ले रहा है। तो हमें बताना टंकी की जो निम्नतम लागत है, मतलब ये उच्चतम और निम्नतम का सवाल है, और हम लोगों को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिससे हमें ये बात करनी पड़ेगी, इनके C = कोस्ट बराबर हम एक फंक्शन बना लेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले तो एक टंकी का निर्माण करो, थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को भी होगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा मैं इस तरफ बनाता हूँ, ऐसा ही एक डब्बा सा और ये बनाने की कोशिश है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे जॉइन कराते हैं, इसको इससे जॉइन कराते हैं। तो भैया ये वाला फलक इससे और ये वाला फलक इससे जॉइन कराते हैं। तो शायद आपको दिख पा रहा है कि आयताकार टंकी एक बन रही है, नहीं बन रही है, मुझे दिख रही है। चित्र आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा सामने से। हम घन के तरीके से बनाते हैं, चलिए ठीक है भैया, ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है मेरे बेटा, अब बना है ना। इसके मतलब ये दीवारों पे तो ये दीवारें हमें जहाँ पे लाइनें बना रहे हो ये तो हमें बनानी है, ठीक है ना, इस तरीके से। ये फर्श भी बनना है, फर्श भी बनना है इसका, ये वाली दीवार ही बननी है इसकी, है ना, और ये सामने वाली दीवार और बेटा पीछे वाली दीवार ही बननी है। सिर्फ ऊपर का ढक्कन नहीं बनना है इसका, ठीक है ना, सिर्फ इसका ऊपर का ढक्कन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो बेटा एक बात सुनो, पहले उसने दिया, पहले इसमें कुछ मान लो, उसने इसकी जो गहराई मानी है, जो उसने गहराई दी गई है उसको कहा गया 2 सेंटीमीटर है गहराई। तो ये ऊंचाई कहो या गहराई कहो, तो हमने कह दिया 2 मीटर है, 2 मीटर ही तो गहराई है,
हाँ 2 मीटर है, ठीक है बेटा, 2 मीटर इसकी गहराई है। और हम ये कह देते हैं बेटा कि सपोज कर लो इसकी जो लंबाई है वो x है, और ये जो इधर से इतनी वाली ये जो है हमारे पास में ये y है, ये वाली साइड इसकी x कह दी, ये वाली साइड मैंने इसकी y कह दी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब चूंकि उसने कहा है टंकी का जो आयतन है, देखो मैं हल कर रहा हूं, माना इसमें लिख लो चाहे तो आप, हल, माना टंकी की विमाएं मतलब उसकी भुजा x, y और तीसरी उसने दे रखी है 2 मीटर है, बिल्कुल ठीक बात है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, तो हमें कहा गया कि जो आयतन है v जो है वो x y आयतन जो दिया है वो दिया है 8 मीटर क्यूब, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 8, या फिर एक्स वाई का मान आ जाएगा हमारा 4, एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा हमारा 4। चाहो तो, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल को एडजस्ट करना पड़ेगा आगे जाके, तो चाहो तो आप यहाँ पर y इज इक्वल टू 4/x भी लिख करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका इस्तेमाल करूंगा मैं आपके सामने, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप पहले ये समझें कि जो टंकी है, ध्यान से देखना जो मैं लिखने जा रहा हूं, टंकी कहा, टंकी के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, कि भाई हमें तो आधार का क्षेत्रफल बनवाना है, दीवारें बनवानी साइड वाली, क्योंकि उसने आधार के क्षेत्रफल का ही तो रेट दिया है निर्माण में, आधार के लिए है ना, ये आधार के क्षेत्रफल का रेट है। आप देख पा रहे हैं चित्र में कि आधार जो है वो नीचे वाला है, और आधार एक आयताकार होगा, आयताकार आकृति का क्षेत्रफल निकालता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब x गुणे y, x गुणे y। इसको आप वर्ग मीटर लिख करके छोड़ दें, क्योंकि हमें इनकी जरूरत है। और अगर हम देखें दीवार, अब दीवार एक तो नहीं बनानी है, दीवार कितनी बननी है मेरे भाई, दीवार बननी है 4, साइड वाली, इधर वाली, सामने वाली, पीछे वाली, नीचे वाले फर्श का हिसाब हमने कर लिया है, छत का हमें करना नहीं है, क्योंकि बिना ढक्कन की बनानी है, बिना 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 ढक्कन की बनानी है, छत नहीं लगानी है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखिएगा, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। तो पहली दीवार देखो, सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल देखो, इस वाली का, ये 2, इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई y, यस, पहले इधर वाली का देख लो कि 2 गुणे x प्लस, ये पहली दीवार का हो गया, इसके जस्ट सामने वाली का भी इतना ही होगा, 2 गुणे x प्लस, फ्रंट वाली का 2 गुणे y होगा, 2 गुणे y, और उधर वाली का, पीछे वाली का भी 2 गुणे y होगा। इस चीज को चाहे तो आप अपने कमरे, जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसमें भी आप एक्स वाई मान करके और ऊंचाई को 2 मीटर मान करके आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे, तो पहली का ये, दूसरी का ये, तीसरी का ये निकलता रहेगा। तो अगर इसमें सॉल्व करूंगा तो यहां से आप देखेंगे कि मेरा 2 कॉमन अगर मैं निकाल लूंगा, 2 क्यों कॉमन निकालूंगा, देखो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, मतलब 4 कॉमन निकाल के x प्लस का y, वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल दीवारों को आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो अब मैं बनाने वाला हूं एक फंक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। हमें जो पूछा गया उसके लिए एक फंक्शन बना रहे हैं, हमें पूछा गया निम्नतम खर्च, ठीक है ना, टंकी के या फिर का खर्च, उस खर्च को मैं बेटे कह देता हूं C। तो C होगा कितना, इस बात को समझिए, C होगा कितना भाई, आपको पता है कि एक आधार को बनाने के लिए कितने पैसे ले रहा है वो, 70 रुपए। तो आधार का क्षेत्रफल टोटल कितना है, इतना है भाई, 1 वर्ग मीटर के लिए इतना ले रहा है, तो इतने वर्ग मीटर के लिए आपको पता है 70x आ जाएगा, 70x वाई। समझ में आई बात नहीं, ठीक है। और ऐसा थोड़ा ही कि टंकी बनाने के लिए केवल हमें आधार ही बनाना है, चित्र को आप बना लेना, थोड़ा जगह की वजह से मैंने रफ कर दिया। प्लस दीवारों के जो क्षेत्रफल है उसका खर्चा कितना है, दीवारों का क्षेत्रफल है
4 इंटू एक्स प्लस वाई, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसका जो खर्चा है वो कितना है भैया 45 रुपये एक का, तो हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको अगर आप सही करोगे तो हमारे पास सी आ जाएगा, इसकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल एक्स वाई प्लस 90, नहीं 45 दूनी 90 और 180 एक्स प्लस वाई, ये हमारे फंक्शन बनेगा। लेकिन इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो यहाँ से वाई को हटा दो, समीकरण 1 से वाई का मान ही रख दो। सी बराबर जाएगा 70 गुणे एक्स 1/4, सॉरी 4/x, 4/x, ठीक है, कितना बेटा 4/x प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x, ठीक है। यहाँ से x काट देंगे हम लोग, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 7 चौक 28 है ना, प्लस 180 और x प्लस 4/x ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करो आप, इसका एक बार अवकलन कर दो तो तभी तो काम चलेगा, dx के सापेक्ष, तो 0 हो जाएगा, प्लस 180 जो का तू रह जाएगा, अंदर आ जाएगा, x का हो गया 1, 4 बाहर आ गया, इसका हो गया 1/x², वो भी माइनस वाला, भाई 1/x का अवकलन यही होता है। तो यहाँ से dc/dx का जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगा 180 इंटू 1 माइनस 4/x²। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए है ना, c के निम्नतम या उच्चतम मान के लिए, उच्चतम, हम लोग बेटे क्या करते थे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते थे, है ना। तो जब इसको 0 रखेंगे तो इसका मतलब है 1 माइनस के 4/x², साथ में जो 180 है इसको 0 रख दिया, यानी कहने के बाद 1 माइनस के 4/x² की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से अगर आप देखोगे थोड़ी सी बात, तो x² = 4 आ जाएगा, चाहे देख लो आप इसको उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो x की वैल्यू हमारे पास में -2 + 2। अच्छा, हम खर्च है तो माइनस में तो आएगी नहीं वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू जो है पॉजिटिव ले लेंगे, 2 आ जाएगी, √4, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इक्वल टू हमारा 2 निकल के आ गया। अब इसके अंदर हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालने की कोशिश ना करें, हम लोग प्रथम अवकलन विधि से भी कर सकते हैं कि हम लोग की लाइन बना लेते हैं और यहाँ पर x = 2 रखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं dc/dx का वैल्यू इधर की तरफ कितना बनता है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, और dc/dx का वैल्यू इधर कैसा बनेगा। तो भैया इधर की तरफ से अगर हम कोई पॉइंट उठाएं, देखो एक पॉइंट उठा सकते हैं, मैक्सिमम 1 से 0 तक का पॉइंट ले सकते हैं, कहाँ तक का 0 तक का, क्योंकि 0 से पीछे नेगेटिव क्वांटिटी होंगी, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि x एक साइड है। तो आप इधर से कोई भी वैल्यू उठाओगे 0 से, इधर ही वाली वैल्यू, तो 1 उठा लो, तो अब अगर यहाँ पे 1 भरोगे तो नेगेटिव मिलेगा, तो f' का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा, x = -2 से इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। और अगर उधर से कोई भी वैल्यू उठाओगे, कोई भी उठा लो, यहां पर आप कोई भी 3 उठाओगे, इसमें इस वाले में ना, हम इसी में तो रख के देख रहे हैं, आप यहाँ पे 3 रख के देख लो, जब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 5 6 7 8 कुछ भी x का वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब क्या है कि हमारे पास में x = 2 पर dc/dx पॉजिटिव से, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है ना। तो लिख देंगे अतः x = 2 पर c निम्नतम होगा, है ना, निम्नतम ही तो होता है, निम्नतम होगा। और हम लोग c निम्नतम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर जो कॉस्ट का एक फंक्शन हमने बना लिया था, c का फंक्शन हमने बना लिया था, आप चाहो तो इस वाले में यहां पर, है ना, यहां से आप c निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो c है हमारा वो कितना है 280 प्लस 180, ठीक है ना, यहाँ पे 280 प्लस 180, साथ में x प्लस 4/x। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम लोग बेटे x की जगह वैल्यू रख देंगे जो 2 है, जिस पॉइंट में बात कर रहे हैं, तो 2 प्लस 4/2, c = 280 प्लस 180,
और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 4, ठीक है ना। तो C इज इक्वल टू 280 प्लस 360, तो C की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी हमारे पास 0456, है ना। 640 कितनी आ रही है बेटा हमारे पास में वैल्यू, कितनी आ रही है? 18 चौक 720 होगा ना, 720। तो 280 और 720 कितना हो गया बेटा? 1000 रुपये पूरा जो है इस टंकी के निर्माण में मिनिमम खर्च आएगा, अगर उसकी कंडीशंस के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए